होता है अधिकारी से, विषय से या प्रयोजन से, ऐसा भी पूछ सकते हैं ना? ज्ञान की निवृत्ति इस जीव ब्रह्म के ज्ञान से। तीन लक्षण ये निकल गया सर अज्ञान बस। की निवृत्ति। हाँ, अज्ञान की निवृत्ति, जीव ब्रह्म के ज्ञान से संबंधित चीजें अगर आपको पता चल जाए तो अज्ञान दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी तक हम लोगों ने क्या विषय में चला जाएगा। अधिकारी हो गया देख सर, लिया, विषय recording देख लिया। चालू हाँ हो गई। हो गए बच्चा को बता देना। ठीक है, आप लोग भी भूल गए थे। संबंध और प्रयोजन, ये 4 लक्षण अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन याद आया था लेकिन बाद में तो याद आया तो अभी जी बता देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से भी याद रखिएगा। चलो कोई बात। अब देखो, आपको पता चल गया अधिकारी कैसा होना चाहिए, आपको पता चल गया है कि विषय क्या होना चाहिए, संबंध क्या होना चाहिए, ठीक है, और प्रयोजन क्या होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास पूरा एलिजिबिलिटी है, यानी आपके पास ज्यादा भी हो गया, मार्क्सशीट भी आ गए, मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और आपको पता भी है कि मुझे किस टॉपिक पर रिसर्च करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, किसी न किसी गुरु के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? जी भैया, क्योंकि पीआईडी तो किसी के अंडर कंट्रोल ही होती है। हाँ, तो बस देखो, तो गुरु जी के पास जाओगे तो खाली हाथ जाओगे या कुछ लेके जाओगे, ये बताओ। लेके जाएंगे सर। कुछ लेके, जब जारिफ निकला तो मिठाई उठाई लेके जाओगे कि लीजिए गुरु जी आपके आशीर्वाद से जो है मेरा ये हुआ है। ठीक है, तो सेम चीज भी है, एक अधिकारी जो है अपने अंदर देख लिया कि मेरे पास ये सारे गुण है, ठीक, अधिकारी बनने का पूरा लक्षण है मेरे पास, यानी जारिफ कंप्लीट हो गया है। जारिफ कंप्लीट होने के बाद गुरु जी के पास जा रहे हैं। अब क्या है, देखिए इस कोटेशन को, तो एक अधिकारी या फिर कोई बच्चा जो है किसी टीचर के पास क्यों जा रहा है, ताकि वो उनका खुद का जो भविष्य बन सके अच्छे से। ठीक है, उनकी जो भी पर्पस है जीवन का, जो भी उद्देश्य है उसको पूरा कर सके, यही सब के लिए जाते हैं। आप पीएचडी के लिए जाते हैं, पीएचडी करने का मतलब अपने कैरियर को सेट करने के लिए। वो परेशान हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या ना किया जाए, यानी अपने आपके जो भी कष्ट है, जो भी अज्ञान, उन सबको दूर करने के लिए या अपने आप को स्थिर करने के लिए, अपने आप को जो सेटल्ड करने के लिए जो है संसार में देखते हैं कि सब कुछ जो है सेटल्ड हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा परेशानियों से। ठीक है, पारिवारिक बहुत एक उम्र के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर भी आता है कि अब कब सेटल्ड हुआ जाए। तो ऐसे से अनेक प्रकार के सांसारिक मोहमाया से त्रस्त होकर, ठीक है, अपने आप से बहुत ज्यादा परेशान होकर एक गुरु के पास एक अधिकारी जाता है। तो इसी के विषय में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। वो गुरु कैसा होना चाहिए ये भी इसमें वर्णन मिलेगा, यानी ऐसा नहीं कि आप किसी के पास चले जाओ। ठीक है, तो इसके पीछे भी इसमें यहाँ पे वर्णन है, अधिकारी का कैसा होना चाहिए ये भी वर्णन है, साथ ही साथ एक गुरु कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। चलो पढ़ना, पढ़ो इसे। अयम अधिकारी जनन मरण दिशन दी संसार नल संतपो तपो दीप शिरा जल राशि मीवो पहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुख श्रुत्य तमनु सरति। बहुत बढ़िया, ये अयम अधिकारी, वो अधिकारी गुरु के पास कब जाएगा। ठीक है, दो चीजें हैं इस यहाँ से लेकर यहाँ तक गुरु के विषय में बताया गया। इसको गुरु को अभी बाद में पढ़ते हैं। इधर देखिए, ये जनन मरण आदि संसार अनल संतप्त दीप्त शिरा जल राशि। जैसे कोई बहुत ज्यादा प्यासा व्यक्ति है, बहुत धूप है, उसको बहुत प्यास लग रहा है, तो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा ये बताओ। हाँ सर, नदी या जहाँ पानी मिल, हाँ, जहाँ नदी हो, जहाँ पानी मिल सकता है, तो ये सन्निवेशित करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई प्यासा व्यक्ति है तो कहाँ जाएगा, किसी न किसी जल राशि के पास जाएगा। दीप्त शिरा, यानी बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान व्यक्ति जो है पानी की तलाश में कहाँ जाता है, जल राशि। जल राशि कुछ भी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, नल हो सकता है। यहाँ फोटो जो है ड्राम वाला है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी पीने लगता है। ठीक है, यानी अपने क्या प्यास को क्या बुझा सके, ये यानी उसी पर प्यासा है सर। यहाँ केन है पूरा, ज्यादा प्यासा है कुछ। भैया ये पानी पीने का तो नहीं, नहाने का एग्जाम्पल लगा। हाँ, तो कोई बात, अब याद रहेगा आपको कोटेशन, ऐसे थोड़ा सा फनी लगा दिया ताकि याद रहे। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बहुत ज्यादा प्यासा व्यक्ति पानी की तरफ भागता है अपनी प्यास को बुझाने के लिए, गर्मी से परेशान व्यक्ति, ठीक उसी प्रकार से
जनन मरण आदि संसार अनल संतप्त हो। उसी प्रकार से बार बार जन्म और मृत्यु के बंधनों में फंसा हुआ जो संसारिक व्यक्ति है, उसके आग से, उसके अग्नि से संतप्त होकर यार मुझे बार बार जो है जन्म लेना पड़ रहा है। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि बार बार नेट या जेआरएफ की तैयारी करना पड़ता है, उससे दर्द पूछो कि कैसा लगता है। ठीक है, तो दुनिया में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में भी आप सभी हो, सबसे ज्यादा कष्टदायक क्या होता है कि पढ़े हुए चीज को दोबारा पढ़ना। यानी जो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, हर बार उसी किताब को पढ़ रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ उसी किताब को, सबसे ज्यादा लगता है टफ काम, सबसे ज्यादा लगता है कि यार ये दोबारा लाइफ में ना हो कि पढ़े हुए चीज को बार बार देखना पड़े। जैसे जेआरएफ का पूरा जो सिलेबस है, एक बार आपने पूरा अच्छे से पढ़ा, नहीं हुआ, फिर उस पर वापस आना पड़ता है। तो उसी प्रकार से एक अधिकारी क्या होता है, जिस प्रकार से एक प्यासा व्यक्ति समुद्र की तरफ या जल राशि की तरफ जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो बार बार जनन मरण यानी बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से संतप्त होकर, अग्नि रूपी संतप्त होकर क्या करता है, वो एक गुरु के पास जाता है। क्या लेके जाता है? उपहार पाणी, यानी हाथ में कुछ उपहार लेके जाते हैं। जैसे आप जाओगे गुरु के पास तो कुछ मिठाई उठाई लेके जाओगे, फूल लेके जाओगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो अधिकारी है, जो विधान सागर पढ़ना चाहता है, वो उपहार लेकर हाथ में पानी यानी हाथ में जो उपहार लेके जाएगा, और उसके बाद जब आप नीचे देखें, गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति, वो गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। ये किसका विशेषण है? हाँ जी, गुरु का। गुरु का। वो गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रियम। ये क्या अर्थ है इसका? कौन बताएंगे? ये शब्द आप वेद के लिए आया है। हाँ, वेद के लिए। वेद को पढ़ने वाले, वेद का अध्ययन करने वाला, पढ़ने वाला, वेद का ज्ञाता। बहुत बढ़िया, वेद वेदांगों को जानते हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ क्या क्या मतलब इसका? ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म में विश्वास, ब्रह्म में निष्ठा, ब्रह्म में निष्ठा। ठीक है, हाँ, तो गुरु उपस्थित है, गुरु के पास, ऐसे गुरु के पास जाके उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि एक तो ये कोटेशन दे दिया जाए पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्रभात बाबू ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यानी पूरा कोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किस ग्रंथ में वर्णन है। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, ये किसका लक्षण हो सकता है? अधिकारी का विषय, अधिकारी विषय संबंध या प्रयोजन, ये किसका है? अधिकारी का। उसके बाद एक और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो गुरु है, गुरु का क्या विशेषता होती है यहाँ पे? ठीक है, यानी वेदांत सार के जो गुरु हैं या वेदांत दर्शन के जो उपदेशक बनेंगे, उनके क्या लक्षण होने चाहिए? 2 लक्षण तो ये कम से कम होना ही चाहिए। इस तरह से ये मैक्सिमम लेवल पे है, मतलब ये गुरु का लक्षण पूछ लें इस पे। ठीक है, इस तरह से जो है ध्यान रखिएगा। इस तरह जो है टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। किसी को क्लियर है? किसी को ऐसे कोई दिक्कत इस कोटेशंस में? हाँ जी सर, यहाँ पे जो अनल शब्द है ना, उसका क्या मतलब है सर? अनल मतलब आग, आग रूपी संतप्त। जैसे कहते हैं ना यार, बहुत पसीना आता है, पसीना से बहुत प्यास आता है, तो वैसे एक बार जन्म लेकर बार मृत्यु से प्राप्त होकर, ऐसे अग्नि रूपी संतप्त होकर, परेशानी होकर, परेशान होकर। ठीक है, और किसी को क्लियर चीजें? अब देखो, गुरु के पास गए, ठीक है, गुरु आपके जो है मान भी गए, ठीक है, तो गुरु आपको क्या ज्ञान देंगे? हाँ चलो, यानी पीएचडी में अगर आप लोग आ गए, आप आओगे भी, ठीक है, तो गुरु क्या करे, एक हर गुरु की एक शैली होती है, ठीक है, एक तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है, एक जो है स्टाइल होता है, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है। तो उसके थ्रू जो है कभी कोई गुरु बहुत सीरियसली होकर पढ़ाएगा, कोई जो है हंसी मजाक करते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई जो है दोनों मिक्सअप होते हैं। ठीक है, तो वेदांत सार में भी क्या होता है, जो गुरु आपको वेदांत सार का या वेदांत दर्शन का ज्ञान देंगे, एक मेथड के द्वारा, एक उपाय, मेथड का मतलब यहाँ पे एक शैली के माध्यम से आपको ज्ञान देगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर अब स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने लगे हैं, तो भी एक प्रकार की क्या है, शैली है। तो शैली को क्या कहते हैं? यहाँ पे एक विधि कहते हैं। ठीक है, विधि कह लो, ज्यादा सटीक है, एक विधि। ठीक है, तो एक जिसे हम लोग दर्शन में न्याय कहते हैं, इस न्याय के द्वारा,
तो ये कह रहे कि जैसे यदि आपके गुरु जिनके पास आप गए, गुरु के मुझे आप विधान सार का ज्ञान दे, मुझे ये सिखा है, व्याकरण का ज्ञान दे, या जिसका चाहते हैं, तो गुरु क्या करते हैं, परम कृपया यानी बहुत आपके ऊपर जो बहुत प्रसन्न होकर न्यायनेन उपदेशति, एक न्याय के द्वारा आपको उपदेश देंगे। उस न्याय का मतलब उस किस विधि के द्वारा, तो विधि का नाम है अध्यारोप अपवाद। ये ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, यही सारा जो खेल है, आप जो वेदांत सार पढ़ोगे शुरुआत इससे होता है और अंत इससे होता है। ठीक है बच्चा, तो इसे लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि अध्यारोप क्या होता है और अपवाद क्या होता है। तो जो गुरु है वो गुरु क्या करेगा, बहुत प्रसन्न होकर आपके ऊपर बहुत कृपा करके जो है परम कृपया, ठीक, कृपा करके अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा, यानी न्याय का मतलब अध्यारोप अपवाद नियम के द्वारा, विधि के द्वारा आपको क्या देगा, उपदेश देगा वेदांत दर्शन का। इसमें क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस न्याय के द्वारा, ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो कोटेशन की जगह जो है कुछ और न्याय का नाम दे दे, ठीक है, किस न्याय के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा अध्यारोप अपवाद नियम के द्वारा, न्याय के द्वारा गुरु क्या देगा, आपको उपदेश देगा। क्लियर ये चीजें यहाँ तक, किसी को कोई समस्या? हाँ जी, चले आगे। नहीं सर। चलो अब गुरु जो है उपदेश देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम समझ ले कि अध्यारोप होता क्या है। कोई बताना चाहेंगे अध्यारोप क्या होता है? यस सर। हाँ बताइए। सर कोई भी असत्य वस्तु हो और उसका हाँ। असत्य की प्रतीति होती है, जैसे कि हाँ। सर्प, रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है हमको, बहुत बड़े, तो बहुत उसे अध्यारोप बड़े, कहते हैं। आप लोग तो समझदार हैं, चलो, बहुत बड़े। ठीक है, तो यही क्या है अध्यारोप, यानी किसी दूसरी वस्तु का उस पर आरोप होने लगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, अध्यारोप का डेफिनेशन भी याद रखना है। ठीक है, और ये पूछा भी गया एग्जाम में। चलिए सबका पढ़िए इसे, इसके डेफिनेशन को। सर मुझे सांप देखने से डर लगता है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लो, असर्प पढ़। भूतायाम रज्जौ हाँ, ये नकली वाला है। सर्पारोप वस्तुनि अवस्तु रोपः अध्यारोपः। सुजाता, सांप से डर लगता है तो फिर 2 नंबर के लिए देख लो बस कुछ क्षण के लिए। ठीक है, चलो देखो क्या है, असर्प भूतायाम रज्जो। रज्जो क्या होता है? हाँ, अरे वाह वाह, रस्सी। असर्प भूतायाम, जो रस्सी असर्प यानी सांप है ही नहीं। ठीक है, ऐसे रस्सी में सर्प आरोपवत, सर्प की आकृति या सर्प की आरोप का जो है आरोप होने लगे उसके समान, यानी रस्सी क्या दिखाई देने लगे, सर्प की भांति। ठीक है, तो ऐसा होना ही क्या कहलाता है, अध्यारोप, यानी किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का आभास होने लगे। कई बार आपने देखा होगा, अरे ये तो बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है या नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, बात करे कि नहीं करे। महसूस किया, कभी देखा है, हुआ आप लोगों के साथ? कई बार हुआ होगा यार, बात करे कि नहीं। क्या प्रभात बाबू? इसमें स्थाणु और पुरुष का भी उदाहरण ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आपको अध्यारोप दिख जाएगा। अवस्तु सर्प होगी और जो हाँ, वस्तु है वह रज्जु होगी। देखो, हाँ, तो दूसरा क्या है, लक्षण इसमें दिया। देखो वस्तुनि, जो वस्तु है देखो देखो सुन लो, क्लियर हो जाएगा चीजें। देखो यहाँ पे क्या है, वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। ये एग्जाम्पल जो है, कई बार ये डेफिनेशन पूछा गया कि वस्तु में अवस्तु का, ठीक है, यानी जो चीज वास्तव में है, ठीक है, वो दिखाई ना देके कोई दूसरा चीज दिखाई देने लगे, तो ये क्या कहलाता है, अध्यारोप कहलाता है। ठीक है, तो अब बात आ गई यहाँ पे वस्तु और अवस्तु। ठीक है, वस्तु क्या होता है, वास्तविक जो चीज है उस पे किसी दूसरे वस्तु का, दूसरे वस्तु का मतलब अवस्तु। ठीक है, ध्यान रखिए, वस्तु अवस्तु का कैसे चयन करेंगे, जो मूल है, मूल वस्तु के स्थान पे कोई दूसरे वस्तु का हो जाए वो अवस्तु कहलाता है। जैसे यहाँ पे रस्सी और सांप के बीच में वस्तु कौन हो जाएगा, जो मूल चीज है, जो वास्तविक होना चाहिए वो ना दिखाई देगा, कोई दूसरा दिखाई देना। और क्या हो जाएगा, अवस्तु क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। ऐसे आप एग्जाम्पल सैकड़ों ले सकते हो। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या बनेगा, एक तो वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। दूसरा ये सिर्फ इतना दे दिया जाए आपको कि असर्प भूतायाम रज्जु सर्प आरोपवत इति किम इति अध्यारोप। ठीक है, दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाँ, आप बोलो, आप लोग क्या कह रहे थे?
सर हो गया क्लियर। क्लियर हो गया ना कि वस्तु और अवस्तु के। तो चलो आप लोग बताओ कि जीव और ब्रह्म में कौन वस्तु है, कौन सॉरी ब्रह्म और सारा संसार जो है क्या होगा, कौन वस्तु है, वस्तु कौन। ब्रह्म हो गया और जगत अवस्तु हो गया। अरे वाह, बहुत वस्तु जीव। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अध्यारोप पर डेफिनेशन जो चीज अभी हमने पढ़ा वो उसी प्रकार से ब्रह्म क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा, और अवस्तु क्या हो जाएगा, सकल जड़ समूह अज्ञान आदि से युक्त जो भी सारा संसार है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अवस्तु हो जाएगा। और ब्रह्म कैसा, सच्चिदा आनंद आनंदम आनंदम अद्वयम इति ब्रह्म, ये क्या हो जाएगा, आपका वस्तु हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वस्तु और अवस्तु, ये तरह दे दिया जाएगा आपको, बस इतना ही पूछेगा कि वस्तु है या अवस्तु है। ठीक है, दूसरा ये दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वस्तु है या अवस्तु है। ठीक है चलो, क्लियर है ये चीजें यहाँ तक। किसी को कोई डाउट? ये ब्रह्म हो गया यानी वस्तु हो गया। तो सर वस्तु हो गया और अज्ञान आदि सकल जड़ समूह ये अवस्तु हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, चीजें क्लियर है। चलो आगे। हाँ जी सर, अगर इसमें जीव होगा तो जीव को क्या मानेंगे हम? जीव भी अवस्तु आ जाएगा। ठीक है, और सर हम ब्रह्म और जीव की मतलब उसको पढ़ रहे हैं संबंध में। हाँ बोलो बोलो। जीव ब्रह्म एक तरह में फिर वस्तु नहीं होगा। ठीक है, फिर वो जो है दोनों वस्तु ही हो जाएगा। संसार रूपी अगर चीज लिया जाए, पूरे संपूर्ण समूह में लिया जाए, तब वो जो है क्या हो जाएगा, अवस्तु हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और रज्जु और सर्प में वस्तु क्या है? क्या रज्जु और सर्प में वस्तु, रज्जु हो गया, अवस्तु जो है सर्प हो गया। ठीक है, यानी वस्तु का मतलब है जो मूल है, मूल में कोई दूसरा चीज दिखाई देने लगे वो वस्तु होता है। और जो दूसरा चीज, जिस चीज की प्रतीति हो रही है किसी दूसरे चीज की, यानी सर्प की हो रही है, तो सर्प क्या हो गया, अवस्तु हो गया, जो वास्तव वस्तु ना हो। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। क्लियर ये चीजें? सर हाँ बोलो। अवस्था आरोपाध्यारोपा के बारे में आपने कुछ बताया था, वो क्या? अरे नहीं, अवस्तु ये तो वस्तु आरोप संनिवेश करके बताया था। जी जी समझ गया सर। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ना संधि का, जो ना आप जो सामान्य संधि है ना, शॉर्ट संधि के जो पंचभेद है, उसको कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, वो कई जगह आपको काम आएगा। कई जगह नहीं, हर जगह आपको काम आएगा ही पंच संधि मिनिमम। ठीक है, हाँ, अब यानी इसमें अभी हमने एक नया शब्द पढ़ा, अज्ञान। ठीक है, अज्ञान इत्यादि से युक्त जो सकल, जो संपूर्ण संसार है, जड़ समूह है, अचेतन समूह है, वो क्या जाएगा, अवस्तु है। इसमें एक जो नया शब्द आपने पढ़ा अज्ञान, अब अज्ञान के बारे में हमने ब्रह्म के बारे में पढ़ लिया, ब्रह्म के जितने भी लक्षण थे वो देख लिया, वस्तु अवस्तु देख लिया। ठीक है, यानी गुरु ने सबसे पहला वाक्य ही बोला कि देखो अध्यारोप क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लो। अब अध्यारोप के बारे में समझते समझते उस बीच में एक नया शब्द आ गया, तो उसको जो है बताते हैं अज्ञान। अज्ञान क्या है, आप लोगों की नजर में अज्ञान क्या है? बताइए। ज्ञान ना होना, ज्ञान ना होना। चलो, अवस्तु अज्ञान है। ओके, तो वेदांत सार के जो राइटर है, कौन है राइटर? सदानंद योगेंद्र। सदानंद। उनके गुरु का नाम क्या है? अद्वैयानंद। उनका समय क्या है सदानंद योगेंद्र जी का? 600 ईस्वी। 600 ईस्वी, 600 या 1600? 800, कोई 600, कोई 800, कोई 1600। आप लोग चौधरी 16वीं शताब्दी यानी 1600 ईस्वी। बुआ लोग याद करो बढ़िया से समय वगैरह, कालक्रम ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, इसमें जो है अज्ञान का क्या लक्षण है, कैसे हमें पता चले, उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। काम नहीं पढ़ना इसे। यहाँ पे ज्ञान माया को कहा गया है, अविद्या को। हाँ, तो भाव रूप है। बहुत बढ़िया, पढ़ो। अज्ञानम तु सद भयाम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति वदन्ति। चलो, जो चीज आपने ऊपर देखा या आपने पढ़ा,
ठीक है, ये नीचे आप जो देख रहे हो क्या है, अज्ञान का स्वरूप है। ठीक है, तो इसको जो है याद कीजिएगा अक्षरशः। चलिए, अज्ञान वेदांत सार के जो राइटर है सदानंद योगिन, ये कहते हैं अज्ञान क्या हो सकता है, अज्ञान की कुछ विशेषता बताते हैं, लक्षण बताते हैं। ठीक है, उन्हीं में से जो है हो सकता है यहाँ पे जो क्रम भंग हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग। मुझे लगता है किंचित लास्ट में, भाव रूप पहले है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा क्रम से आप लोग देखिएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञान का पहला लक्षण है, पहला उनका स्वरूप है सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। इसका क्या मतलब है, कौन बताना चाहेंगे? अज्ञान जो है न सत्य है न असत्य है, वो क्या अनिर्वचनीय है, क्या मतलब? हाँ जी, सर वह अज्ञान विद्यमान भी है और अच्छा, असत यानी अविद्यमान मतलब नहीं भी है। हाँ, अर्थात अनिर्वचनीय है। नॉलेज को जो है मतलब कि जो अज्ञान है उसको आप सत्य या असत, सत्य मतलब जिसकी सत्ता है। ठीक है, अगर सत्ता होगा तो हमें दिखाई भी देगा, असत अगर असत है तो वो क्या हो जाएगा, नहीं भी दिखाई देगा। तो ये क्या है, अनिर्वचनीय। उन्हें जो है ना सत्य के कैटेगरी में रखा जा सकता है, नहीं सत्य के कैटेगरी में, यानी असत और असत से परे जो हो, रहित हो। ठीक है, वो क्या है, अज्ञान है। तो पहला यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो है अज्ञान का जो स्वरूप है या लक्षण है वो क्या, सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। दूसरा उसमें कहते हैं त्रिगुणात्मक। ठीक है, त्रिगुण का मतलब क्या है, कौन बताएंगे? त्रिगुण का मतलब हाँ, अरे क्या बोला आपने, बिल्कुल मिक्सअप कर दिया। सत्व रजस और तमस। तमस, बहुत बढ़िया, जिसकी चर्चा आपने सांख्य कारिका में खूब पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है ना, यानी सर हाँ, अज्ञान में तीनों प्राप्त होते हैं ना? हाँ, सत्व रजस और तमस, तीनों गुणों का समूह। ठीक है, तीसरा है प्राप्त होता है। हाँ, क्या ज्ञान में सिर्फ सत्य ही हाँ, ज्ञान, सत्व ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान होता है। ठीक है, और जब आपके पास ज्ञान हो और लेकिन अहंकार उसमें हो जाए तो वो क्या वास्तविक ज्ञान नहीं है। ठीक है, जैसे रावण को देख लीजिए, ज्ञान बहुत ज्यादा था, उसमें अहंकार भी था साथ में ज्यादा। ठीक है, चलो उस पर विषय वस्तु अटक जाएंगे हम लोग। तो पहला लक्षण हमने देख लिया, सदा सद्भ्याम और निवर्चन। दूसरा कि तीनों गुणों से युक्त होता है। तीसरा, हमेशा अज्ञान का ज्ञान का विरोधी होगा। ठीक है, जैसे नॉलेज ही नहीं है, वो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी उसको हित में कुछ भी बताए, क्या बच्चा ऐसा मत करो, वो मत करो, उसे लगेगा अच्छा नहीं ये गलत कह रहा है। ठीक है, जिस उम्र में आप सभी हैं, यदि कोई आपको समझाएगा कि नहीं बेटा ये मत करो, ये मत करो, तो आपको लगेगा कि ये गलत है। यानी हमेशा क्या है, अज्ञान क्या है, यदि आपको अज्ञानता है तो हमेशा आप क्या, सही ज्ञान को आपका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, यानी ज्ञान का विरोधी है अज्ञान। ठीक, चौथा है, इसको देख लीजिएगा, चौथा है भाव रूप। क्या मतलब है इसका, कौन बताएंगे? कि अज्ञान जो एक भाव रूप में होता है। मतलब ये है ना कि उसका एग्जिस्टेंस है या सिर्फ हम सोच सकते हैं, उसको देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, यानी जैसे आपको अनुभव हो जाता है कि मुझे यानी क्या इसे अनुभव किया जा सकता है या फिर ये जो दूर किया जा सकता है, दूर हो सकता है किसके द्वारा? जैसे आपको नॉलेज प्राप्त हो गया, जैसे आपको JRF के बारे में अच्छे से पता चल गया, जो भी आपके अंदर उसके बारे में जो भी अज्ञानता थी वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये क्या, एक भाव रूप में, यानी सभी समय आने पे ज्ञान की प्राप्ति होते ही ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी एक प्रकार का भाव रूप में स्थित रहता है। यानी जैसे आपको अनुभव हुआ कि नहीं भैया तो सही बता रहे थे, सर तो सही बता रहे थे, ऐसा करना चाहिए, जो भी आपको मन में अज्ञानता थी वो क्या हो गया, दूर हो गया। तो अज्ञान हमेशा क्या, एक भाव रूप में रहता है। और अंतिम क्या है, यत किंचित, आपने प्रयोग भी किया होगा कभी ना कभी, किसी न किसी संस्कृत वाक्य में सुना भी होगा, यत किंचित, अर्थात शायद कुछ है, कुछ लग रहा है, ऐसा आपने महसूस भी। कोई पूछता नहीं आपसे कि बताओ वहां पे कौन दिख रहा है, कि नहीं अरे लगता है तो वही, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि वही है कि कोई और है। हाँ सर, पुरुष और ठूठ का जो उदाहरण दिया है कि ये हाँ, आदमी है या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कई बार लोगों को देख के लगता है कि अरे ये वही है या कोई और है, नहीं नहीं लगता वही है। सर ये भी क्या, भाव रूप बता दीजिए, भाव रूप क्या है? भाव रूप का मतलब है, हाँ भाव रूप का मतलब है जैसे ही आपको ज्ञान हो जाए तो अज्ञान क्या समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का मतलब वो पहले कभी स्थिर रहा होगा, स्थित रहा होगा, जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या
उसके भाव रूप को बताता है। भाव का मतलब अज्ञान क्या है, ठीक है। अज्ञान की स्थिति तभी तक है जब तक आपको ज्ञान ना प्राप्त हो जाए। ज्ञान प्राप्त होते ही वो अज्ञान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात यही उसका भाव रूप है। भाव का मतलब एग्जिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा ये कहता है जैसे आपको अनुभव हो जाए कि ब्रह्म ऐसा है, जीव ऐसा है, ठीक है, या फिर जैसे आपको सिलेबस अच्छे से ज्ञात हो जाए, अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया चीजों को, जो भी अज्ञान है, जो आपको पहले से अज्ञान आपके हृदय में या आपके अवचेतन मन में स्थिर था, वो ज्ञान क्या हो जाता है, अच्छे से पढ़ने के बाद वो अवचेतन मन में अज्ञान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब है अज्ञान आपके अवचेतन मन में पहले से स्थित था, एग्जिस्टेंस कर रहा था, एक भाव रूप में स्थिर था, ठीक है, इस रूप में कहा गया। तो यहाँ पे जो है इसके 5 विशेषताएं हैं, इनको जो है आप लोग क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस पे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि अज्ञान के क्या क्या लक्षण है, या अज्ञान के विषय में कौन विशेषता है या नहीं है, ठीक है, क्रम से याद कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। जहाँ पे भी एक या एक से ज्यादा, जहाँ पे भी उसके भेद हो या लक्षण हो या विशेषता बताई गई हो, उसे आप लोग क्रम से याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्लियर ये चीजें यहाँ तक, किसको कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो देखो, अब ये जो अज्ञान है, कई बार बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा अज्ञानता होती है, ठीक है, कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत ज्यादा अज्ञान से मतलब बातें करता है, ठीक है। किसी किसी के पास आपने देखा, अच्छा 1-2 मिस्टेक कर लेता है, कोई बहुत ज्ञानी पुरुष 1-2 गलती हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे 1-2 अज्ञान है। तो कितने बज गए? आज आप लोग का पेपर 1 भी है? जी भैया। चलो, आज तो वैसे बुधवार, बृहस्पतिवार मैम को अचानक ले ली या कुछ मैम ने? जी भैया आप रेगुलर लेंगी, मैम कह रही थी। अच्छा, रेगुलर कुछ लेंगे? दिनों तक रेगुलर लेंगी। हाँ चलो, बीच में मेरी भी या उनकी भी छुट्टी होगी, आने लगभग 26 से छुट्टी, बाकी मतलब कोशिश रहेगी कि आप लोग का जो छुट्टी ना हो। तो मैडम ऋषिकेश जा रही है, हम लोग भी जा रहे हैं साथ में 26 को, इस वजह से शायद हो सकता है क्लास ले रही हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब है कि अगला जो टॉपिक है, अज्ञान के कितने प्रकार हो सकते हैं। क्या कह रहे हो विशाल? आपकी आवाज कट रही है। देखो अगला दिन कितने दिन के लिए, मतलब 26, 27, 28, 29, 30, मतलब पूरा महीना चला ही जाएगा, पूरा महीना चला जाएगा। मई के 1 या 2 तारीख तक आ जाएंगे वापस, ठीक है। ठीक है भैया। चलो, बाकी हम लोग बहुत कुछ करके जाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो समय बिल्कुल ऐसे ही न जाए, ठीक है। चलो यहाँ देखिए, अब है जो अभी आपने अज्ञान पढ़ा, इसके भेद, इसके कितने प्रकार का हो सकता है, इसके संदर्भ में अगला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे, हाँ विशाल पढ़ना इसे, इस टॉपिक को, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि। भैया आवाज आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। चलो विशाल फिर कभी पढ़ लें। इदम ज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण अनेकम इतिम च व्यवहिते। हाँ, बहुत बढ़िया है कि जो अज्ञान है क्या, समष्टि रूप और व्यष्टि रूप, इस अभिप्राय से अनेक रूप में या एक रूप में जो है व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, या फिर अज्ञान के 2 भेद हो सकते हैं, अज्ञान रूपी समष्टि या अज्ञान का व्यष्टि रूप, ये 2 ही भेद इसके होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इस पर डिटेल से। तो पहला है जो भेद है अज्ञान का समष्टि रूप, ठीक है, अज्ञान का समष्टि रूप। दूसरा है अज्ञान का व्यष्टि रूप। अभी देखेंगे कि अज्ञान का समष्टि रूप क्या होता है, अज्ञान के व्यष्टि रूप क्या होता है। चलिए, एक क्वेश्चन आप सभी से है कि जितने बच्चे आप लोग अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो ये समष्टि रूप है या व्यष्टि रूप है? इस शब्द को समझ लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं बताऊं? समष्टि। हाँ बताओ प्रियंका। समष्टि होगा ये। हाँ, ये क्या है? समूह, यानी ग्रुप। स से समष्टि, स से समूह, ठीक है, यानी ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कलेक्शन होगा, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन है, वो समष्टि कहलाता है, ठीक है। व्यष्टि अकेले अकेले, सिंगल, ठीक है, एक, तो क्या हो गया? व्यष्टि। सभी कोई जो है यहाँ पे अपने स्तर पर जो है व्यक्तिगत रूप से आए हैं तो व्यष्टि है,
एक ग्रुप में जहाँ पे है, सब ग्रुप में एक समूह में है, तो वो क्या है? समष्टि। तो समष्टि व्यष्टि शब्द समझ गए आप लोग? जी सर। ठीक है। जी भैया। अब इसी चीज को बहुत सारे ज्ञान का समष्टि रूप क्या कहलाएगा, बहुत सारे ज्ञान का, एक एक ज्ञान का व्यष्टि रूप क्या कहलाएगा, उसका एग्जाम्पल क्या बनेगा। ठीक है। अब इसी की चर्चा यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने देखा कि वृक्षों का जो है समष्टि रूप क्या कहलाएगा? वर्ण। एकत्व रूप में सभी को एक रूप में अगर मान लिया जाए तो क्या कहलाएगा? वन। जो चीज आप लोगों ने पहले से पता ही है, बहुत सारे वृक्षों का समूह समष्टि रूप में ये कहलाएगा। उसी प्रकार जल का जो है समूह समष्टि रूप क्या कहलाएगा? जलाशय, तालाब, समुद्र। ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है ना? समष्टि और व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि, क्योंकि सारा खेल जो अभी आगे पढ़ोगे ना, ये समष्टि और व्यष्टि बहुत बार आएगा। ठीक है। तो समष्टि का रूप समझ जाइए और व्यष्टि क्या होता है इसे समझ जाइए। किसी को समष्टि और व्यष्टि में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है सबको? व्यष्टि एक बार और बता दीजिए भैया। चलो ओके। हाँ ठीक है, ठीक है हो। हाँ बताओ, आपके घर में सभी कोई एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो वो समष्टि रूप कहलाएगा या व्यष्टि रूप कहलाएगा? समष्टि। क्यों? क्योंकि सभी को सब कोई मिल के एक समूह में रह रहे हैं। ठीक है। चलो ठीक है, मुझे एक और बात और बताओ, यदि आप अकेले पेपर देने जा रहे हो तो वो समष्टि कहलाएगा या व्यष्टि कहलाएगा? व्यष्टि। व्यष्टि। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से कि बहुत सारे पेड़ मिलकर, बहुत सारे वृक्ष मिलकर उसका समष्टि रूप क्या हो जाएगा? वन। ठीक है आकाश बाबू, ध्यान से। और अलग अलग व्यष्टि कभी होगा, नीचे एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे जो है। समझाऊं? हाँ बोलो प्रियंका। मैं समझाऊं? हाँ हाँ प्रियंका, बताओ बताओ बताओ। जैसे समष्टि का है कि जैसे अगर एक ही मतलब जंगल में बहुत सारे पेड़ है, सपोज आम का है, किसी का है, मतलब नीम इत्यादि के जो वृक्ष है वो सभी क्या कहलाएंगे? लेकिन हम उसको समष्टि में देखेंगे तो वो सिर्फ हमें मतलब वन वन वन। वृक्ष वृक्ष वन हो जाएगा वो। अगर हम व्यष्टि में देखेंगे तो व्यष्टि में सिर्फ हम जैसे सिर्फ एक आम का हो गया, या फिर मतलब एकत्व की वो दिखानी है उसमें हमें। हाँ ठीक है, तो यानी व्यष्टि में सिर्फ एक की बात करते हैं, समष्टि में ग्रुप की बात करते हैं। बस ये फिलहाल इतना समझ जाइए। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ सर हाँ मोनिका। आपने समष्टि का इसमें जलाशय मतलब समुद्र वगैरह जिसमें बहुत सारा पानी हो उसको तो समष्टि कहेंगे। हाँ वृक्षों से तो समझ में आ रहा है सर, जलाशय से थोड़ा बहुत सारे जल मिलकर, बहुत सारे जल मिलकर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल मिलकर, बहुत सारे जल मिलकर, एक एक बूंद मिलकर क्या बना रहा है? जलाशय। जलाशय का मतलब समुद्र बन सकता है, तालाब बन सकता है, नदी बन सकती है। ये क्या है? ये जलों का समष्टि रूप है, अर्थात समुद्र रूप में, तालाब रूप में, नदी रूप में, पोखर रूप में, यानी बहुत सारे जल मिलकर क्या बनते हैं? ये सब समुद्र बनते हैं, तालाब, नदी, पोखर इत्यादि। ठीक है, ये पॉन्ड वगैरह, लेक वगैरह, ये सब क्या है? जलों का समष्टि रूप है। बहुत ज्यादा जल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तो कहते हैं ना कि जैसे कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ भी क्या है? एक प्रकार का जलों का समष्टि रूप है। ठीक है, क्लियर ये चीजें यहाँ कुछ तक? पूछना है हाँ पूछो। सर। जैसे समष्टि आपने अभी बताया था समूह के लिए आया है, हाँ तो हाँ सर वहाँ समूह में एक का कथन कैसे हुआ? वन है जैसे, हाँ तो सर वहाँ एकत्व का कथन कैसे हुआ? क्योंकि अभी हमने फर्स्ट लाइन में भी पढ़ा था, हाँ इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम। तो सर समष्टि से यहाँ एक और व्यष्टि से अनेक का बता रहा है फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग, अगर हम अर्थ करें तो। हाँ बाकी सर समष्टि यहाँ समूह भी है और एकत्व का भी कथन है जैसे वन। हाँ। सर ये समझ नहीं सभी वृक्षों को मिलाकर क्या किया जाए? एकत्व। सभी वृक्षों को मिलाकर अगर एक कहा जाए तो क्या कहलाएगा? वो वन कहलाएगा। ठीक है, उस रूप में यहाँ पे एकत्व है। ठीक है ना, सभी को जो है, सभी वृक्षों का एकत्व, यानी सभी वृक्षों को इकट्ठा करके देखा जाए तो वन क्या है? वन कहलाए। वन क्या है? एकत्व रूप में वहां पे सिद्ध हुआ। इस तरह से इसकी चर्चा फिर मतलब हम सर कोई भी वस्तु समूह में है तो वहाँ एकत्व रूप एक में है। हाँ बता दिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 8 बजे आप लोग पेपर 1 का लिंक आ गया क्या?
देखना है Yes, sir. आ गया। चलो कोई बात नहीं, कल फिर हम लोग अज्ञान के जो भी समष्टि व्यष्टि है एग्जाम्पल देख ही लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है अज्ञान के समष्टि और व्यष्टि के द्वारा जो है क्या क्या अज्ञान के समष्टि रूप क्या कहलाएगा, व्यष्टि रूप क्या कहलाएगा, दोनों में कॉमन अगर हो जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। ये सब चीज देखेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्राज्ञ क्या है, तुरीय अवस्था क्या कहलाती है, ठीक है। ये थोड़े से टॉपिक देख के आएंगे आप सभी को। अभी तक किसी को कोई टॉपिक को समझने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो बता सकते, पूछ सकते आप लोग। हाँ जी सर इसका रिकॉर्डिंग जहाँ से हुआ वो भेज दीजिएगा, जिससे नोट्स तैयार कर लें नोट्स। अच्छा, नोट्स तैयार करने का तो समय, अगर मैं बोलूँ तो नोट्स का तो समय नहीं है, 1-1.5 महीना बचा है। मैं कहूँगा जैसे सर जो सर जैसे ये जो शब्दों के आपने अर्थ बताए है ना, हाँ, तो उसको लिख लेते हैं एक जगह सही से कि हाँ यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से रफ में भी लिखा है, पर वहाँ प्रॉपर लिख लूंगा। चलो ठीक है, भेज दूंगा। वेदांत साहब के वैसे भेज रखा है ना सर? अभी देख ग्रुप में देख वो सुबह वाली रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा आपने। अच्छा, आज क्लास एक्चुअली मैंने बोला था ना आप लोग को कि 6:30 बजे, तो कल मैं कितना 3-3:30 बजे सोया ही था, तो बहुत गहरी नींद में था, और उससे पहले वाले दिन मैं सोया नहीं था, इस वजह से। तो एक चीज और यहाँ, यदि कभी ऐसी घटना घटे तो एक ही कॉल काफी है, ठीक है। मैं सुबह देखा तो बहुत सारे कॉल आए, तो मुझे लगा क्या बात होगी, तो देखा कि बच्चों का बहुत सारे कॉल, तो एक कॉल काफी है, ठीक है ना। एक कॉल में मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। काफी बच्चों ने कॉल किए हुए था, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि यदि क्लास होगा तो बिल्कुल टाइम पे होगा, 1 या 2 मिनट आगे पीछे या 5 मिनट में मैक्सिमम। नहीं होने की संभावना होगा तो 5 मिनट के बाद अगर मेरे तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है तो समझिए कि नहीं होने की संभावना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। मॉर्निंग में सर हाँ बोलो 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 प्रभा। मैं कह रहा हूँ कि सर 3 दिन छुट्टी है, तो आपके अनुसार थोड़ा एडजस्ट करते हैं सभी स्टूडेंट में। मेरे अनुसार अच्छा 3 दिन छुट्टी है, बताओ अगर 7 बजे से 8 करना चाहते हो कर लो। जल्दी बताओ, मैम की क्लास स्टार्ट हो गई होगी, नहीं तो अपने जो पेपर। हाँ बोलो मोनिका। निरुक्त की क्लास होगी सुबह? हाँ होगी सुबह होगी।